हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृणाल नायक, योर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फ्रॉम ग्रोमोर इमिग्रेशन और स्वागत करता हूं आप सबका आज के हमारे एपिसोड में। अगर आप फार्मर हो और ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो तो एज अ फार्मर ऑस्ट्रेलिया कैसे आया जा सकता है, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। वैसे फार्मिंग का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर के बेस में आता है और सारे एग्रीकल्चर को भी ऑस्ट्रेलिया प्रमोट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा यहाँ पे इम्पैक्ट है और प्लस ऑस्ट्रेलिया के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे लैंड है ऑस्ट्रेलिया के पास, जो यूज़ करके वो लोग अपना एग्रीकल्चर बढ़ाना चाहते हैं। आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया अपने एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें काफ़ी लीड करता है वर्ल्ड में इन द एक्सपोर्ट। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, फार्मिंग की इंडस्ट्री को या फिर लाइव स्टॉक फार्मिंग की इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए उनको यहाँ पे फार्मर्स चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया ने जो अभी रिसेंट जो अनाउंसमेंट नए गवर्नमेंट ने किए हैं उसी में उन्होंने भी बताया था कि दे आर प्रमोटिंग द हेल्थ केयर, टीचिंग, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड, आई वुड से, कि वो एक्सप्लोर नहीं करते लोग कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में एज अ फार्मर जाया जाए और वहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का पार्ट बना जाए। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर आप फार्मर हो और अगर आप फार्मिंग के लिए या लाइव स्टॉक फार्मर या क्रॉप फार्मर या कोई भी फार्मर हो तो कैसे ऑस्ट्रेलिया जाया जा सकता है। आप सबको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया इज डिवाइडिंग देयर ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू द एंस्को के मुताबिक वो सारे ऑक्यूपेशन डिवाइड करते हैं। तो आज जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में फार्मर को कितनी चीज़ों में डिवाइड किया जाता है ना। आई विल शेयर माई स्क्रीन स्ट्रेट अवे एंड आप मेरे स्क्रीन पे शायद देख रहे हो। आई विल जस्ट टाइप फार्मर और फार्मर जब आप टाइप करते हो देन यू विल सी दैट टू मैनी फार्मर्स कम्स अप। अगर आप देखिए तो सीनियर डेयरी कैटल फार्मर, aquaculture farmer, mixed crop farmers not elsewhere classified, beef cattle farmer, dairy cattle farmer, deer farmer, goat farmer, mixed livestock farmer, pig farmer, poultry farmer, sheep farmer, mixed cattle and sheep farmer, livestock farmers, mixed crop and livestock farmers, fruit and nuts farm workers, grain and oil seed farm workers. These farm workers are not एलिजिबल फॉर दिस डायरेक्ट पीआर। जिनके जी एंस्को कोड 8 से शुरू होते हैं वो सब डायरेक्ट पीआर के लिए या स्किल्ड लिस्ट में नहीं होते, उनको दूसरी कैटेगरी में लाया जा सकता है। लेकिन ये सारे जो फार्मर्स हैं दो दीज आर द मेन फार्मिंग ऑक्यूपेशंस जहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हो। अब मेनली मैं आपको बताऊं कि चलिए ये जो सारे मोस्ट टेंटेटिव एंस्को है, जो 07 जो एंस्को है वो 07 वाले एंस्को सिर्फ डामा में एलिजिबल है। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर 189, 190, 491, 482 एंड दैट सॉर्ट्स ऑफ वीज़ा। वैसे डामा इज़ अ 482 वीज़ा, लेकिन उसके लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन आई विल शो यू जो आपको जल्दी से समझ आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्वाकल्चर फार्मर। अगर आप एक्वाकल्चर फार्मर हैं तो आपकी स्किल असेसिंग बॉडी होगी वेटासिस। वेटासिस से आपका स्किल असेसमेंट होता है। और अगर आप किसी भी फार्मिंग का बैकलॉग देखिए तो इतना ज़्यादा बैकलॉग नहीं है। तो आई विल जस्ट शो यू फ्यू मोर। लेट्स से मिक्स क्रॉप फार्मर अगर देख लेते हैं कि मिक्स क्रॉप फार्मर, so that's also eligible under 491 category and the backlog is not much। अगर आप बैकलॉग देखो, इन्वाइटेड देखो और या फिर लॉज देखो तो इतना ज़्यादा नंबर फार्मर्स में नहीं होता है। सो दैट मीन्स कि इतने ज़्यादा फार्मर ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन फील्ड में फार्मर्स नहीं आते हैं। आई विल शो यू अनदर फार्मर, लेट्स से पोल्ट्री फार्मर। पोल्ट्री फार्मर में भी ऐसा होता है कि पोल्ट्री फार्मर इज दिस। तो पोल्ट्री फार्मर इज द ओनली ऑक्यूपेशन विच इज़ अंडर 190 एंड 491 लिस्ट। सारे फार्मर्स मैंने देखे थे बाय गोइंग इंडिविजुअली, लेकिन पोल्ट्री फार्मर एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो 190 और 491 दोनों के लिस्ट में है। अदर देन दैट बाकी सारे जो फार्मर्स हैं यूजुअली दे आर इन अ 491 लिस्ट, क्योंकि उनको जो एग्रीकल्चर का जो कल्चर है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, जो भी फार्म लैंड्स वगैरह है वो रीजनल एरिया में ही है, सिटी एरिया में नहीं होता है। बिकॉज सिटी एरिया इज़ लाइक सिडनी, मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा फार्मिंग नहीं है। तो अगर आप थोड़े से रीजनल एरिया में जाते हो देन यू विल फाइंड लॉट ऑफ लैंड। ऑस्ट्रेलिया में बहुत लैंड है और वहाँ पे आप ये फार्मिंग का अपना ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप मिक्स्ड पोल्ट्री फार्मर है, मिक्स क्रॉप फार्मर है, देन बैकलॉग अगर देखो तो इतना ज़्यादा बैकलॉग यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बेसिक इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप फार्मिंग में अप्लाई करोगे तो यूजुअली यू हैव वेरी हायर चांसेस टू गो अहेड एंड टू गेट योर इन्विटेशन प्रीटी क्विकली। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल एक्सप्लेन यू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर आप फार्मर हो, किसी भी कैटेगरी में जा रहे हो, कोई भी कैटेगरी में आप फार्मिंग कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए अपना स्किल असेसमेंट।
तो यूजुअली जो फार्मिंग के जो स्किल असेसमेंट होते हैं तो वो वेटासिस करता है। तो वेटासिस इज़ द बॉडी टू डू योर स्किल्स असेसमेंट एज अ फार्मर। अब किसी भी कैटेगरी में जाते हो, लेकिन वेटासिस सारे फार्मर्स के स्किल असेसमेंट करता है। तो वेटासिस अगर आपका जैसे स्किल असेसमेंट करेगा तो आपके ग्रुप डिसाइड होते हैं कि ग्रुप ए, बी या सी। अगर आप ग्रुप ए या बी में हो तो मिनिमम बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, लेकिन ग्रुप सी में हो तो आपको डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा लेवल का क्वालिफिकेशन चाहिए। अदर देन दैट वेटासिस और क्या मांगता है आपसे कि आपकी बैचलर्स डिग्री एक चाहेगा और दूसरा चाहेगा आपका 1 साल का एक्सपीरियंस। अगर आप फार्मिंग कर रहे हो 1 साल से और आपके पास उसके एविडेंस है कि व्हाट फार्मिंग यू डू, देन यू कैन अप्लाई टू द रेलेवेंट कैटेगरी। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो पोल्ट्री फार्मिंग में जाइए, मिक्स क्रॉप फार्मिंग करते हो तो मिक्स क्रॉप फार्मिंग में जाइए। तो जिन लोगों ने वहाँ पे ओवरसीज से या अगर ऑस्ट्रेलिया में बैचलर्स डिग्री का अपना फार्मिंग में किया है, लेट्स से बैचलर्स इन एग्रीकल्चर, बैचलर्स इन एग्रीकल्चरल साइंस और समथिंग लाइक दैट, देन दे आर क्वाइट हाईली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द वेटासिस। सो आपके पास एक बैचलर्स लेवल का क्वालिफिकेशन चाहिए एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको बैचलर्स और डिप्लोमा, डिपेंड्स ऑन व्हाट कैटेगरी यू गो। सो बैचलर्स या डिप्लोमा लेवल का आपका क्वालिफिकेशन चाहिए और आपको रिलेवेंट आपके ऑक्यूपेशन में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो वेटासिस आपको जैसे ही आप वेटासिस अप्लाई करोगे, आपको उसके साथ आपके एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स, आपके जो भी आपने काम किया है, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपके पे स्लिप्स, आपका टैक्स रिटर्न्स या फिर आपके बैंक स्टेटमेंट्स और जो भी एविडेंसेस हैं आपके पास, वो सारे एविडेंस आप अटैच कर सकते हैं वेटासिस के एप्लीकेशन में। वंस आपका स्किल असेसमेंट हो जाएगा, देन यू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से पहले और वेटासिस के बाद आपको एक और चीज़ करनी है, वो है आपका इंग्लिश, विच इज़ अगर आप स्किल्ड माइग्रेशन के लिए जाते हो दैन डेफिनेटली यू नीड 6 ईच, आपको 6 ईच चाहिए, उसके बिना आप एलिजिबल नहीं होते हो। लेकिन अगर आप 482 वीज़ा के लिए जाते हो, अगर आपको यहाँ से स्पॉन्सर मिल जाता है, इन दैट केस आप 5 बैंड्स पे भी काम चला सकते हो, लेकिन वी विल टॉक इट लेटर इन द वीडियो। अब मैं बाद में बात करता हूँ, पहले ये स्किल माइग्रेशन में आपको समझा दूँ कि जैसे वेटासिस आपका स्किल असेसमेंट हो जाता है और आपका इंग्लिश में 6 ईच आ जाते हैं, वो दोनों कंबाइन करके आपको अपना EOI अप्लाई करना है। EOI अप्लाई करने जा रहे हो तब आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो टोटल पॉइंट स्कोर बन रहे हैं वो 65 या उससे ज़्यादा बने, क्योंकि उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इज 65 पॉइंट्स। सो 65 पॉइंट्स पे आप अपना EOI लॉन्च कर दीजिए। अगर आप रीजनल एरिया में जाना चाहते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस आर एलिजिबल अंडर 491 कैटेगरी, अगर आप 491 में जा रहे हो तो आपको स्टेट से नॉमिनेशन भी चाहिएगा। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, NSW एंड नॉर्दर्न टेरिटरी, तस्मानिया या फिर क्वींसलैंड, जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट में आपको अपना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपको EOI में टिक करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट में आप जाना चाहते हो। अगर आप पर्टिकुलर स्टेट में जाना चाहते हो देन यू कैन टिक दैट पर्टिकुलर स्टेट। लेकिन अगर आप यू आर ओपन टू मूव एनीवेयर, यू आर ओपन टू फार्म एनीवेयर, then what you have to do, you have to lodge an individual EOI for each state। हर एक स्टेट के लिए एक अपना individual EOI लॉन्च कर दीजिए। once you lodge your EOI then you have to wait for the invitation, और आपका स्टेट नॉमिनेशन का इन्विटेशन पहले आता है और मेन EOI का इन्विटेशन बाद में आता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऐसे होगा कि पहले आप EOI लॉन्च कीजिए, फिर अपना स्टेट नॉमिनेशन का EOI लॉन्च कीजिए, उसको ROI बोलते हैं। तो ROI लॉन्च कीजिए, उसके बाद आपको इनविटेशन का वेट करना है, और वेट करते करते जैसे ही स्टेट आपको इनवाइट करेगा देन दे विल आस्क यू टू अप्लाई फॉर द स्टेट नॉमिनेशन। वो आपको बोलेंगे कि आप हमारा स्टेट नॉमिनेशन पहले एप्लीकेशन करो। देन आपको स्टेट नॉमिनेशन का एप्लीकेशन करना है, और जैसे ही आपका स्टेट नॉमिनेशन अप्रूव हो गया देन यू विल बी इन्वाइटेड फॉर योर मेन EOI। आपने जो फर्स्ट EOI लॉन्च किया था उसमें आपको इन्वाइट आ जाएगा एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा। जो EOI का इन्वाइट आएगा उसका मतलब क्या है कि आपका जो EOI आपने लॉन्च किया था वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा वीज़ा अप्लाई करने का। वैसे 491 या 190 वीज़ा अप्लाई करने का कहीं पे भी लिंक नहीं होता है, वो आपके EOI के अंदर ही जनरेट होता है। सो वंस यू गेट दैट लिंक टू अप्लाई फॉर द वीज़ा then you apply for the visa and then your visa application will be processed according to the department's guideline and their processing global processing time I would say। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, प्रोसेस थोड़ा लंबा है। मान लो कि वेटासिस से आप शुरू करते हो तो वेटासिस अगर आप नॉर्मल ट्रैक में जाते हो तो 6 महीने तक का टाइम होता है उसमें, लेकिन अगर आप फास्ट ट्रैक कर लेते हो वेटासिस में देन यू कैन डू इट प्रीटी क्विकली विद इन 3 to 4 वीक्स। आपका वेटासिस आ जाएगा, आप अपना EOI लॉन्च कर दीजिए। EOI लॉन्च करने में टाइम नहीं लगता है, इट कुड बी 1 or 2 days प्रोसेस, प्रीटी क्विक। और अपना ROI भी आप क्विकली लॉन्च कर सकते हो गिवन
कि जो भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो वो स्टेट अपना ROI का विंडो ओपन उनका होना चाहिए। कुछ स्टेट में ROI का प्रोसेस है, कुछ स्टेट में ROI का प्रोसेस नहीं है। इफ़ यू वांट टू नो मोर कि कहाँ पे ROI का विंडो है, कहाँ पे ROI अप्लाई करना है, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट टू अस एंड वी कैन गाइड यू हाउ टू डू दैट। सो वंस दैट इज डन, देन आपका स्टेट नॉमिनेशन 1 महीने में आ जाता है एंड देन व्हेन यू अप्लाई फॉर द वीज़ा, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट सब क्लास यू आर अप्लाइंग, 190 491, तो उसमें 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम पीरियड लग सकता है आपका वीज़ा ग्रांट होने में। तो ये हो गया आपका स्किल्ड माइग्रेशन का प्रोसेस और एज अ फार्मर। अब मान लीजिए कि आपको इतना इंतज़ार नहीं करना है, यू डोंट वांट टू वेट दैट लॉन्ग, आपको जल्दी से वीज़ा अप्लाई करना है, जितने हो सके उतने जल्दी ऑस्ट्रेलिया आ जाना है। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड वीज़ा का सहारा लेना पड़ेगा, विच इज़ ईदर अ डामा और अ 482 वीज़ा। तो ये दोनों एक्चुअली वीज़ा तो 482 ही है, लेकिन डामा में क्या है कि जो कुछ डेजिग्नेटेड एरिया होते हैं वहाँ पे उनकी एक अलग से परमिशन होती है, तो वहाँ आप डामा अप्लाई करो। ये आपकी कंपनी बेसिकली जो आपके स्पॉन्सर होंगे वो डामा अप्लाई करेंगे एंड देन दे कैन स्पॉन्सर यू फॉर 482 वीज़ा अंडर डामा अग्रीमेंट। या फिर आप अपना कोई एम्प्लॉयर है जो जिनके पास डामा नहीं है, दैट कुड बी एनीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो वहाँ से आपको एज ए आपका एक्सपीरियंस, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपका चेंज हो जाता है। जो मैंने पहले बताया कि आपको वेट असेस करने के लिए सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन अगर आपको 482 वीज़ा करना है तो उसमें मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, लेकिन उसके सामने आपके इंग्लिश के रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाते हैं। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि हाउ द एम्प्लॉयर कैन स्पॉन्सर यू, एम्प्लॉयर के लिए है, तो एम्प्लॉयर को क्या क्या प्रोसेस करने होते हैं, SBS नॉमिनेशन, लेबर मार्केट टेस्टिंग, वो सब आप इस वीडियो में देख सकते हो। मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, तो आप अपने एम्प्लॉयर को दिखा सकते हो कि दिस इज़ द वे यू कैन स्पॉन्सर मी, और मैंने वो इंग्लिश में बनाया है, तो अगर आपका ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर है वो भी आप अच्छे से समझ पाएगा। तो देन वंस द एम्प्लॉयर इज़ हैप्पी, अगर आपका एम्प्लॉयर हैप्पी है आपको स्पॉन्सर करने के लिए, देन यू जस्ट स्ट्रेट अवे उनका जो प्रोसेस उनकी तरफ से करना है वो उनको डेफिनेटली करना है, लेकिन वो काफ़ी क्विक प्रोसेस होता है, विद इन 2-3 वीक्स, 1 वीक में प्रोसेस हो जाता है। ओनली एक पार्ट होता है LMT का, वो 28 डेज़ तक उनको एडवर्टाइज़ देना होता है, और वो सिर्फ 28 डेज़ का टाइम लेता है। उसके बाद का प्रोसेस वेरी क्विक एंड वेरी मतलब इफ़ेक्टिव आई वुड से। उसके बाद जैसे आपके नॉमिनेशन आपको मिल गई, देन यू अप्लाई फॉर द वीज़ा, और वीज़ा ग्रांट रेशियो भी उसमें काफ़ी फास्ट है, काफ़ी लोगों के जल्दी वीज़ा आ जाते हैं। कुछ ऑक्यूपेशन में देर लगती है, लेकिन स्पेशली एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, सो यहाँ पे जल्दी ही आपको वीज़ा मिल जाएगा। सो अगर आप मिक्स क्रॉप फार्मर हैं तो यहाँ पे या फिर 491 पे आ सकते हो या फिर 482 वीज़ा पे आ सकते हो, एंड दैट विल बी द वन ऑफ द बेस्ट पाथवे फॉर यू टू गेट इनटू ऑस्ट्रेलिया। 482 पे आते हो तो 2 साल आप एम्प्लॉयर के साथ काम करो, उसके बाद वही एम्प्लॉयर आपको 186 के लिए या फिर कोई और एम्प्लॉयर आपको 186 के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आप 491 पे आए हो तो 3 साल आपको रीजनल में काम करना है, और उसके बाद आप एलिजिबल हो तो 191 वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। सो आफ्टर 482 186 वीज़ा कैसे अप्लाई करें, या फिर आफ्टर 491 191 वीज़ा अप्लाई कैसे करें, उसके बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी much guys for joining and watching this video. I'm Krunal Nayak, your registered migration agent, signing off for today, but with a promise to see you in the next video. So stay tuned and stay connected with Grow More Immigration. Thank you so much.